नमस्कार साथियों, डिकोड एग्जाम पर मैं शिवम आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सीसेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनका हमारा एक सीरीज चल रहा है जिसमें हमने 2012 से मैथ रीजनिंग के जो सीसेट के प्रश्न हैं उनको आपको कराने का एक अच्छा सा प्रयास है। क्यों? क्योंकि 40 प्रश्न लगभग सीसेट में आते हैं और सीसेट बहुत निर्धारक भूमिका में होता है। तो 40 प्रश्न अगर सीसेट में आ रहे हैं उनमें से आपको मैथ रीजनिंग के 40 आ रहे हैं, वहां से अगर आप 30 प्रश्न भी कर ले जाते हो, 25 प्रश्न भी कर ले जाते हो तो फिर आपका सीसेट क्वालिफाई होना बहुत ईजी हो जाएगा। क्योंकि बाकी हिंदी इंग्लिश के भी कुछ सवाल आते हैं जिनको आप आसानी से परीक्षा में सॉल्व कर सकते हो। तो सीसेट के लिए आप कुछ मत कीजिए, 2012 से जो मैंने सारे पीवाईक्यू करा रखे हैं मैथ रीजनिंग के उनको देखते चलिए, है ना। और उनको जो है 2023 तक मैं कंप्लीट करा दूंगा। आज ये 2018 का वीडियो है, जल्दी जल्दी आपको वीडियो मिल जाएंगे। परीक्षा से पहले 2023 तक के वीडियोस कंप्लीट करा दूंगा। प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें जाके देख लीजिए, वहां आपको आसानी से ये चीजें दिख जाएंगी एक साथ। तो इनको कर लीजिए, जब भी कुछ करने का मन ना किया करे ये वीडियो चला के बैठ जाया करिए। 30-40 मिनट का वीडियो रहता है जिसमें 40 प्रश्न में सीसेट के आपको सॉल्व करा देता हूं, अप्रोच बता देता हूं, प्रश्न को सही करने का अप्रोच क्या होगा। ठीक है, तो आज इसी क्रम में हम 2018 के पीवाईक्यू देख रहे हैं मैथ रीजनिंग के, है ना, जो यूपीपीसीएस ने अपने सीसेट के एग्जाम में पूछे हैं। चलिए तो शुरुआत करते हैं आज के अपने प्रश्नों की। पहला प्रश्न आपसे कह रहा है, कुछ कुछ ऐसे सिंपल प्रश्न आपको मिलेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है। अब बताओ, पहले आप पचाओगे फिर चबाओगे क्या? नहीं। सबसे पहले चबाओगे फिर पकाओगे फिर पचाओगे क्या? नहीं। सबसे पहले क्या करोगे, आप किसी भी चीज को पकाओगे फिर चबाओगे खाओगे फिर पचाओगे। तो ऑप्शन नंबर डी। तो ये क्रोनोलॉजिकल तरीके से इस प्रकार के भी प्रश्न आपसे पेपर में पूछे जाते हैं, तो इनको आराम से डील कीजिए, आराम से ये सवाल हो जाते हैं। कॉमन सेंस का सवाल है भाई, पहले कोई चीज पकाई जाएगी, पका के खाएंगे, चबाएंगे फिर पचाएंगे। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित कथनों की जांच कीजिए। कमला जो है रवि की पत्नी नहीं है, मतलब एक बालक है रवि और कमला जो है वो इससे अलग है, ना इसकी पत्नी है ना कुछ है, कुछ भी नहीं कहा है। प्रेमलता रवि की मां है, जैसे जैसे कह रहा है वैसे बना दो। प्रेमलता जो है वो रवि की मां है। ठीक, चलिए। सीता प्रेमलता की एकमात्र पुत्र वधू है, तो सीता जो है प्रेमलता की एकमात्र पुत्र वधू का मतलब क्या हो गया? रवि की पत्नी हो गई, रवि की पत्नी हो गई सीता। प्रेमलता की एकमात्र पुत्र वधू मतलब उसका और कोई पुत्र नहीं है, इसका मतलब ये है। तो ये दोनों स्टेटमेंट हो गए और कमला कहीं भी यहां कहीं पड़ी है, ये हमें अलग से दी हुई है। ठीक है, अब उपयुक्त में से कौन सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है? कमला सीता की बहन है, कमला का तो कुछ पता ही नहीं, तो कमला कमला वाले तो वैसे ही काट दो। ठीक है, ये वैसे ही कट गए। प्रेमलता कमला कुछ पता ही नहीं, सीता रवि की पत्नी है, ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी। तो आप जो दिया है उसको बना लीजिए और उसके बेस पे प्रश्न को सॉल्व कर लीजिए, आसानी से हो जाएगा। क्योंकि कमला का हमें इसमें कुछ पता ही नहीं, तो कमला कमला वाले तो वैसे ही सारे कट जाएंगे। सीता रवि की पत्नी है, ये दिए गए स्टेटमेंट से क्लियर है, इसलिए ये सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। सभी कभी आलसी होते हैं। ठीक है, देखो मैं आपको लगातार बताते आ रहा हूं, सभी कभी, तो आलसी ये बनेगा और कभी ये बनेगा। सभी कभी क्या हो गए? आलसी हो गए। और दूसरा पॉजिटिव स्टेटमेंट एक दूसरे को ओवरलैप भी कर सकते हैं। मान लो आलसी भी इतने ही है, कभी भी इतने ही है, तो सभी कभी आलसी हो गए, इसके हिसाब से भी सही हो गया। कोई कभी आलसी नहीं होते हैं, कोई कभी आलसी नहीं होता है, ये उल्टी बात कह दी, कोई कभी आलसी नहीं होता है। फिर कह रहा है निम्नलिखित तर्कता कौन सा निष्कर्ष निकाला जाता है? ए सत्य तथा बी असत्य हो सकता है, ए असत्य तथा बी सत्य हो सकता है, ए और बी दोनों कथन असत्य हो सकते हैं, और ए और बी दोनों सत्य तो नहीं हो सकते हैं, ये तो कम से कम कंफर्म है। ए और बी दोनों सत्य नहीं हो सकते हैं। अब अगर ए सत्य होगा तो बी असत्य कैसे हो जाएगा? भाई अगर ए सत्य है तो बी असत्य है ना। तो इस प्रकार से हम ये वाले जो प्रश्न रहते हैं उनमें हम ये कह सकते हैं ए और बी दोनों कथन असत्य हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें क्या कहा है कि निष्कर्ष जो है तर्कतः हमें निकालना है कौन सा सही है। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। शादी के समय एक पति और उसकी पत्नी, पत्नी की होगी, दूसरे की थोड़ी औसत आयु जोड़ोगे। उसकी पत्नी की औसत आयु कितनी है? 23 है, मतलब 23 साल के भैया जी हैं, 23 साल की बहन जी है ना, भाभी जी है, कुछ भी मान लो। ठीक है, चलो फिर क्या कह रहे हैं? 5 वर्ष बाद यानी 5 साल बाद ये कितने के हो गए होंगे दोनों? 28 के। अरे भैया उम्र इनकी ना बढ़ेगी है, माना भाभी जी की उम्र नहीं बढ़ेगी लेकिन भैया जी की तो बढ़ेगी। ठीक है, लेकिन यहां दोनों की बढ़ेगी। 5 वर्ष बाद उनके पास 1 वर्ष का बालक है, तो टोटल
टोटल औसत उम्र 28 और 1 हो गई, ठीक है। अब पूरे परिवार की औसत आयु कितनी है, तीनों को जोड़ के डिवाइड कर लो 3 से, तो 28 दूनी 56 और 1 57, 57/3, 3 एकम 3, 3 नेम 27, 19 तिया 57, मतलब 19 वर्ष उस परिवार की क्या हो जाएगी, औसत आयु हो जाएगी। सिंपल सवाल है, जैसे जैसे प्रश्न कहे वैसे वैसे आप करते चलिए। चलिए, जो संबंध 3 और 11 में है वही संबंध 7 का किससे होगा। देखो कई हो सकते हैं, मान लो 3 गुणा 4 -1 किया हो, 3 गुणा 3 +2 किया हो, है ना। आप देख लो क्या है, मतलब ये 3, या फिर 3 का स्क्वायर +2 किया हो, देखो कौन सा संबंध बनेगा। अब मैं 7 गुणा 4, 7 चौक 28 -1 27 करूंगा, क्या 27 नहीं है। फिर 7 तिया 21 और 2 23 करूंगा, क्या 23 भी नहीं है। फिर 7 का स्क्वायर 7 7 49 +2, जैसे ही मैंने किया 51, मुझे मिल गया आंसर नंबर डी। तो आप जो दिया हुआ कथन है उसका संबंध पहचानिए और उसके आधार पर फिर आप आगे अपना जो है उत्तर ज्ञात कर सकते हैं। तो प्रश्न संख्या 5 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए, ये डिकोड एग्जाम आप सभी के लिए एक बेहतरीन सी टेस्ट सीरीज, आपको पता है ना, एक बेहतरीन सी टेस्ट सीरीज है, क्योंकि कोई भी परीक्षा में जाने से पहले आपको एक टेस्ट सीरीज लगा लेना आवश्यक होता है, ताकि आप जो है समग्र तरीके से अपना मूल्यांकन कर सकें। तो आरओ की परीक्षा अगर आप दे रहे हैं या यूपी पीसीएस दे रहे हैं, दोनों के लिए एक बेहतरीन सी टेस्ट सीरीज है, जिसमें कुल 9000 प्रश्न हैं। 9000 प्रश्न कैसे हैं, 100 तो सेक्शनल टेस्ट हैं 40-40 प्रश्नों के, मतलब 4000 प्रश्न आपके ये हो गए। इन प्रश्नों की सबसे बड़ी विशेषता है कि इन प्रश्नों का आपको पीडीएफ मिलेगा, पीडीएफ सॉल्यूशन मिलेगा और वीडियो सॉल्यूशन भी इन प्रश्नों का आपको मिलेगा। मतलब आप समझ रहे हो, 4000 प्रश्नों का वीडियो सॉल्यूशन आप बेहतरीन तरीके से एनालाइज कर पाएंगे, आप ये समझ पाएंगे कि प्रश्न को कैसे हैंडल किया जाता है। और 100 क्लासें मतलब आपको एक तरीके से मिल रही हैं, आधे आधे पौने पौने घंटे की 40-40 प्रश्न की सॉल्यूशन की क्लासें हैं, मेरे द्वारा ही कराई गई हैं, ठीक है। उसके बाद 10 फुल लेंथ टेस्ट जीएस और 5 फुल लेंथ टेस्ट सीसेट के, मतलब कुल जमा 2000 प्रश्न आपको मिलते हैं यूपी पीसीएस परीक्षा के लिए, ठीक है, यूपी पीसीएस परीक्षा के लिए। और कुल 20 फुल लेंथ टेस्ट 150 प्रश्नों, 15 फुल लेंथ टेस्ट 200 प्रश्नों के, मतलब 3000 प्रश्न आपको मिलते हैं आरओ परीक्षा के विशेष दृष्टिगत। तो कुल जमा 9000 प्रश्नों की टेस्ट सीरीज है, बहुत बेहतरीन टेस्ट सीरीज है। अगर आप अभी तक कोई एक टेस्ट सीरीज आपने नहीं ली है तो आप इसको ले सकते हैं, जहां आपको सिर्फ पीडीएफ का मूल्य आपसे 1000-1200 रुपए ले लिया जाता है। यहां काफी बड़े मात्रा में टेस्ट हैं, काफी बड़े मात्रा में प्रश्न हैं, और यकीन मानिए सारे बेहतरीन प्रश्न हैं, जैसे आयोग आजकल पूछ रहा है, मल्टी स्टेटमेंट वाले, मैचिंग वाले। तो यदि आप कोई टेस्ट सीरीज लेने का सोच रहे हैं तो डिकोड एग्जाम के ऐप से इस टेस्ट सीरीज को परचेज कर सकते हैं, बहुत नॉमिनल सी फीस पे आपको ये टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। चलिए आगे सवाल देखते हैं अपना, किसी कोड में यदि 41 - 32 = 55। अच्छा, अब देखो 41 में से 32 जाएंगे, कितने बचेंगे, 41 में से 32 जाएंगे, बचेंगे 9। 9 से 55 का कोई संबंध नहीं है, मुझे दूसरा संबंध दिख गया, 4 और 1 5, 3 और 2 5, दोनों 5-5 लिख दिए। ऐसे ही देखूं क्या नीचे, 4 और 2 6, 3 और 4 7, मतलब ये पहले लिखा हुआ है 7 और ये बाद में लिखा हुआ है, यहां तो हो ही सकता है दोनों 5 हैं। फिर 5 और 3 8, मतलब ये बाद में लिखा है, 3 और 1 4, बस यही है। तो 32 - 22 का क्या होगा, तो 2 और 2 4, तो पहले मतलब पहले लिखा जाएगा, और ये हो जाएगा 3 और 3 6, मतलब 46 इस क्वेश्चन का आंसर होगा, है ना, 46 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी हमें दिया है, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आपको स्टेटमेंट जो कथन दिए हैं उनमें पैटर्न पहचानना है कौन सा, और ये बार बार जितनी बार प्रैक्टिस कर लोगे। अब इस पैटर्न पे भी पीवाईक्यू ने सवाल पूछा है कि संख्याओं का के जो है आगे हो रहा है ना, हम पीछे कर आए हैं। अभी तक मैंने जितने सवाल किए हैं सब पीवाईक्यू में पूछे गए हैं किसी ना किसी स्वरूप में, ठीक है। चलिए, एक पुरुष को अपने पति का परिचय कराते हुए, ऐसे तमाम आपको मिलेंगे सवाल। एक पुरुष का परिचय करा रही है, एक पुरुष को अपने पति का परिचय कराते हुए, अच्छा पति का परिचय करा रही है, क्या कहा, पति से परिचय करा। अब देखो कंफ्यूजिंग है, एक पुरुष को अपने पति से परिचय कराते हुए, मतलब पति से परिचय करा रही है किसका, पुरुष का, ठीक है। एक स्त्री ने कहा कि उसके भाई के पिता, मतलब इसका भाई होगा, इसके भाई के पिता होंगे, मतलब दोनों के पिता होंगे, है ना। उसके भाई का, एक स्त्री ने कहा कि उसके भाई के पिता मेरे दादा के इकलौते पुत्र हैं। तो मैं अगर यहां हूं तो मेरे दादा मतलब 2 पीढ़ी ऊपर चले जाएंगे, ये कन्या कह रही है कि इकलौते पुत्र हैं, बिल्कुल सही बात हो जाएगी। इस स्त्री का उस पुरुष से किस प्रकार संबंधित है, तो ये स्त्री इस पुरुष से कैसे संबंधित हो गई, सेम पीढ़ी में आ गई, मतलब इसकी बहन हो गई। और जिसके पीछे लगा हुआ हो से, वो देखो क्या कहेगा, तो पुरुष इसको क्या कहेगा, पुरुष कहेगा इसको बहन। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का
आंसर हो जाएगा। जैसे जैसे आपको दिया है वैसे वैसे करते चलो, आसानी से ब्लड रिलेशन वाले, डायरेक्शन वाले, है ना, इस तरीके के सवाल हो जाते हैं। 5-7 सवाल रहते हैं, ये आपको कंफर्ट जोन में ले आएंगे सीसेट में। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। 4 गुणा 6 बराबर 18 12, 5 8 बराबर ये बराबर ये, तो 7 6 बराबर क्या? देखो यहां भी मुझे कुछ दिख रहा है, मुझे दिख रहा है 6 तियां 18, 4 तियां 12, ऐसे ही देखूं कि 8 तियां 24, 5 तियां 15, लो मिल गया। मतलब ये पहले है ये बाद में है, जैसे वो प्लस वाला सवाल था ये मल्टीप्लिकेशन में दे दिया। सेम पैटर्न का सवाल है, मतलब एक ही मास्टर ने, एक ही एग्जामिनर ने दोनों सवाल बनाए होंगे। खैर देखो भाई, तो पहले वाले का मतलब 6 तियां 18 पहले लिखा होगा और फिर आ जाएगा 7 तियां 21, 18 21 इस प्रश्न का आंसर होगा। इनमें कोई लॉजिक नहीं है, इनमें केवल जो दिया है। एक बात हमेशा ध्यान रखो, जहां मल्टी दिए हुए हो, है ना, मल्टी दिए हुए हो ना, वहां ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, वहां इन्हीं से ही हल निकलेगा। जहां 1 2 दिए हो, 1 दिया हो, इनमें जो रिलेशन है वो आगे में कैसे होगा, तो उनमें गुणा भाग का रिलेशन होता है। जहां मल्टी वाले दिए हुए हो तो उनमें इसी प्रकार का रिलेशन होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित तालिका में लुप्त संख्या क्या है? देखो भाई 28 25 31, मतलब यहां 3 घटे, यहां 3 बढ़े, फिर यहां क्या हुआ 3 घटे, यहां 3 घटे, यहां 3 बढ़े, मतलब बीच में क्या रहना चाहिए, नॉर्मल रहना चाहिए, इन दोनों का एवरेज रहना चाहिए। तो इन दोनों का एवरेज होगा 28, है ना। अब 28 से देख लो, देखो यहां 4 घटे, यहां 4 बढ़े, ऐसे इसमें 2 घटे, यहां 2 बढ़े। तो सिंपल तरीके से ये हमें दिया हुआ है, इसको हमें डिकोड कर लेना है। तो यहां क्या आएगा, मिसिंग नंबर हो जाएगा आपका 28 28, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का गोला काला हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। यदि किसी निश्चित कोड में टेबल को यह लिखा जाता है तो चेयर को क्या लिखा जाएगा? देखो 2-3 दिए रहे हो तो मतलब फिर उसी में से निकलेगा। अब यहां सिंपल दिया है तो इनका रिलेशन देखो, STU मतलब अगला दिया है TU, फिर ABC एक छोड़ दिया, फिर BCD 2 छोड़ेगा, E आ गए, है ना। तो इसी क्रम में छोड़ते चले गए हैं। मतलब C के बाद अगला क्या होगा, तो सबसे पहले D वाला होगा, D के बाद H, मतलब A से एक छोड़ के C लिखा है ना। तो HIJ मतलब J होगा, तो D के बाद J होगा, बाकी चेक कर लो। A के बाद फिर 2 छोड़ के D आएगा, इसी क्रम में एक ही फॉलो हो रहा है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तो आपको ये निकालते आना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। ये आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। डिकोड एग्जाम यूपीपीसीएस 2025 परीक्षा के लिए एक समग्र कोर्स लेके आ रहा है ना, जिसमें आपको क्या मिलेगा, पूरी तरीके से डिटेल ये कोर्स है, जिसमें आपको प्रीलिम्स, मेंस, टेस्ट सीरीज सब कुछ इसी में इंक्लूडेड होके मिलेगा। और बेहतरीन तरीके से प्री शेड्यूल देते हुए, समस्त कक्षाओं का प्री शेड्यूल देते हुए आपको ये कोर्स लॉन्च किया गया है। सबसे बड़ी दिक्कत अन्य जगह क्या होती है कि आपको यही नहीं पता होता है कब कौन सी चीज शुरू हो जाएगी, कब कौन सी चीज खत्म हो जाएगी, कितनी क्लासें होंगी, किस यूनिट से होगा, मेंस का सिलेबस कैसे कनेक्ट होगा, इंटरेक्ट होगा। यहां सब कुछ आपको पहले से दिया हुआ है। आप बेहतरीन तरीके से इसको ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी तैयारी को धार दे सकते हैं। इसको डिटेल वीडियो चैनल पे उपलब्ध है, मेरे द्वारा भी बनाया गया है, दिवाकर सर के द्वारा भी बनाया गया है, उसको आप देख समझ सकते हैं। फिर भी अगर कोई आप अन्य जानकारी चाह रहे हो तो संस्थान के नंबर पर कांटेक्ट करके पता कर सकते हैं। एक बहुत बेहतरीन कोर्स है। अगर आप डेडिकेटेडली रूप से, और आपने हमारे पढ़ाने का तरीका देखा है ना, डेडिकेटेड रूप से अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आप इस कोर्स से जुड़ सकते हैं। 8 मित्र एक पार्टी में हाथ मिलाते हैं। ओहो भैया हाथ मिल गए हैं, मिला लो हाथ। सभी सबसे एक एक बार हाथ मिलाते हैं तो संभावित हाथ मिलाने की संख्या क्या होगी? देखो 8 बालक खड़े हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक। ये भैया जी गए सबसे हाथ मिलाने, कितनों से हाथ मिलाएंगे? 7 बार हाथ मिलाएंगे। ऐसे ही अब ये अपनी जगह आके खड़े हो गए। अब ये भैया जी गए हाथ मिलाने सबसे, इन्होंने इन दोनों के तो मिल चुके हैं, तो ये बाकी सबसे मिलाएंगे कितनी बार? 6 बार मिलाएंगे। ऐसे ये भैया जी जाएंगे 5 बार मिलाएंगे, 4 बार, 3 बार, 2 बार, 1 बार, टोटल इतनी बार। अब जी वाले हैं ये एक बार ही इनसे हाथ मिलाएंगे, और ये वाले भाई साहब इन्होंने, इनके पास तो सही ही आ गए, सारे इनसे हाथ मिला के चले गए भाई। तो टोटल कर लो कितनी बार हाथ मिले, 7 6 13, 5 18 और 2 20 और 7 27 और 1 28 बार टोटल हाथ मिलाएंगे 8 लोग। ऑप्शन नंबर सी। बाकी एक क्रमचय संचय है ना, परमुटेशन कॉम्बिनेशन वाले उससे भी हो सकता है फार्मूले से, लेकिन जब सरल से हो सकता है। अब मान लो ये हाथ मिलाने वाला आ गया, अब कुछ और पूछ ले ऐसा ही है ना, कि सबने सब में 2-2 डंडे मारे, तो बताओ डंडे कितनी बार पड़े। तो ऐसे करके ये तरीका सरल है, आसानी से आपको याद रह जाएगा, इसमें कोई फार्मूला नहीं है, मैंने आपको समझा दिया है। इसको इसी तरीके से करें वो ज्यादा बेहतर है। तो 11वें प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं।
एक कूट में पेन को 31 लिख रहे हैं भाई, 31 रुपए का पेन है। PAR को 35 लिख रहे हैं, तो कूट में पैट को क्या लिखेंगे, हो गया, डिकोड लो। P मतलब देखो P का नंबर कितना होता है 16, A फॉर 1 यानी, और N का नंबर होता है 14, 2 लो 31 आ गया क्या, बिल्कुल ठीक है सर। ऐसे ही PAR 16 प्लस 1 प्लस R कितने का होता है, R होता है आपका 17 या 18 का होता है, R होता है 18, तो 16 18 34 और 1 35 आ गए, है ना। ये नंबर आपको पता होने चाहिए, और ना पता है तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। मैंने आपको बताया A से लेके M तक यहां लिखो, N से लेके Z तक यहां लिखो, सबके ऊपर नंबर डालो, बात खत्म। 1 मिनट लगता है इसमें, अगर 2-3 सवाल हैं तो गलत होने की संभावना कम हो जाएगी। बाकी नंबर याद करने भी मैंने आपको पुरानी क्लासेस में बताए हैं, तो मैं दोबारा बता के आपका टाइम खराब नहीं करूंगा। पैट को जोड़ लो, P फॉर 16, एक फॉर ए, और TEGOTY मतलब 20, 36 और 1 37 हो जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर होगा 37, है ना, 37 इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आधार वाक्यों में दिए गए समूह में से निम्नलिखित में से कौन से निष्कर्ष वैध रूप से निकलते हैं। कोई भी बहादुर कायर नहीं होता है, मतलब बहादुर अलग खड़े हैं भैया, और कोई भी बहादुर क्या है, कायर नहीं है, ऑब्वियस नहीं होगा। ठीक है, चलो, कुछ सिपाही कायर होते हैं, तो कुछ सिपाही कायर होते हैं, तो सिपाही इसके अंदर ऐसे भी बन सकते हैं, सिपाही पूरे में भी बन सकते हैं, दोनों तरीके से बन सकते हैं। अब देखो, कोई सिपाही कायर नहीं होता है, ये सही हो जाएगा, क्योंकि कोई सिपाही कायर मतलब ये गलत है। कोई सिपाही बहादुर की बात पूछते तो बात, कोई सिपाही कायर नहीं होता है, मान लो अगर इसी के अंदर सारे सिपाही हैं तो ये तो गलत हो जाएगा। सभी सिपाही बहादुर होते हैं ऐसा तो है ही नहीं, सिपाही कायर के आसपास ही हैं। कुछ ये किसी सिपाही से टीस खाए हुए जो है एग्जामिनर ने सवाल बनाया होगा। कुछ सिपाही बहादुर नहीं होते हैं, तो कुछ सिपाही बहादुर नहीं होते हैं, बिल्कुल बात है, सिपाही अलग है। कुछ सिपाही बहादुर होते हैं, लेकिन ऐसा तो है ही नहीं, सिपाही बहादुर नहीं होंगे, इसके हिसाब से वैसे सिपाही बहादुर होते हैं, तो कुछ सिपाही बहादुर नहीं होते हैं, इस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित आकृति में तो कौन से इससे भिन्न है, बिल्कुल हलुआ सवाल, ऐसे रखा है कि लो बेटा कर लो एक गोला काला, जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी। अब इसमें क्या है, पंचा के अंदर पंचा, गोला के अंदर गोला, चतुर्भुज के अंदर चतुर्भुज, त्रिभुज के अंदर चतुर्भुज, यही गलत हो जाएगा। तुम ही सबसे अलग दिख रही हो, तुम ही हो, है ना। चलो, तो तुम्हें ही मैं गोला काला कर दूंगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से किसमें वही संबंध है जो जीजे और क्यू में है। देखो जीजे में क्या संबंध है ना, जी का मतलब 7 है ना, EJO मतलब इसका मतलब 10। अब क्यू का नंबर कितना है, रानी 17 साल की थी, क्यू आर, हाँ ठीक है, क्यू आर ठीक है। और आपका एक मिनट, हाँ, रानी कितने की थी, 18 साल की, ठीक है। और क्या 17 साल की क्यों, और राजा 18 का था, मैंने आपको याद कराया था। और यू तो TU यानी ये 21 है, मतलब इनमें कितना गैप है, 3 का गैप है, इनमें कितना गैप है, 4 का, तो दोनों संख्याएं ऐसी देख लो। BC तो B ये तो होगा ही नहीं, बराबर बराबर वाले, AB नहीं होगा, AD तो देखो इनमें 3 का गैप है, 1 और 4, और इधर देखो इनमें कितने का गैप है, SW, DH तो D 4, H 8, ये भी नहीं होगा, इनमें 4 का गैप है। ऑप्शन नंबर सी ही हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर। जैसा दिया है उतना गैप देख लो, काम चल जाएगा, बात खत्म। ठीक है, चलिए अब तुम्हें नंबर ना भी याद हो तो तुम ऐसे भी देख लो, GHI मतलब 2 छोड़े हैं इसने बीच में, ठीक है। ऐसे यहां देख लो, क्यू PQ RST मतलब इसने 3 छोड़े हैं बीच में। अब ऐसा देख लो जिसने 2-3 छोड़े हो, तो देखो इसने 2 छोड़े हैं, BC, और यहां TUV तो ये 3 छोड़ेगा, TUVW आएगा। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी ही इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, कैसे भी करके देख लीजिए। चलिए, अधोलिखित श्रृंखला में अगली कौन सी। अब देखो श्रृंखला भाग रही है, मतलब गुणा होगी। देखो 5 तियां 15 प्लस 1 मतलब गुणा 3 प्लस 1, 16 तियां 48 प्लस 3 हो गया, मतलब गुणा 3 प्लस 3। फिर 51 तियां 153 प्लस 5 हो गया, मतलब 1 जुड़ा 3 जुड़े 5 जुड़े, और गुणा कितने से हो रही है, 3 से। अब गुणा होगी 3 से और जुड़ जाएंगे 7, देख लो। तो 3 8 तियां 24 का 4 हासिल 2, और 5 तियां 15 2 17 7 हासिल 1, 3 एकम 3 और 1 474 प्लस 7 481 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 481। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अन्य से भिन्न है, तो देख लो DEF GH एक एक छूटा, JK LM
NO एक एक छूट रहा है, इसमें भी एक एक छूट रहे हैं दोनों में, यहां भी। फिर RSTU भी एक एक छूटा, यही अलग होगा। TW थोड़ी है, TUV आना चाहिए यहां, है ना, V आना चाहिए यहां, तो ये TWZ अलग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि बाकी सारे अक्षरों में एक एक अक्षर का गैप है। आसानी से क्वेश्चन नंबर 17 पे आ गए, अभी तक कोई दिक्कत नहीं हुई है, आसानी से हो सकने वाले सवाल है, इनको आराम से आप करिए। यदि किसी माह का चौथा दिन शनिवार है, मतलब सिंपल कह रहे हैं कि 4 तारीख क्या है, कुड़ी सैटरडे करती है भाई, शनिवार है, ठीक है। चलो फिर तो उस माह के 26वें दिन से 5 दिन पहले, सिंपल 26 दिन से 5 दिन पहले मतलब 26 माइनस 5 बराबर 21वां दिन कौन सा होगा। 21 5वें दिन के पहले कौन सा दिन होगा, मतलब 26 से 21वें दिन कौन सा दिन होगा। देखो 4 को शनिवार है, मतलब 7 जोड़ते जाओ, 4 7 11 को शनिवार होगा, 11 7 18 को शनिवार होगा, 19 को रविवार, 20 को सोमवार, 21 को मंगलवार होगा। सर हनुमान जी का दिन है और शनिवार भी हनुमान जी का दिन है, बासरवा, है ना, मतलब ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। सिंपल है ये सवाल निकालना, है ना, जो भी दिया हो उस हिसाब से कर लो, ठीक है। चलो अधोलिखित कूट में संकेतों के अनुसार श्रृंखला कूट लीजिए। ये शैतान सवाल है, 1 जनवरी फरवरी वाला था, ऐसे ये मंडे ट्यूसडे वाला है। मंडे, इनमें कोई ट्रिक नहीं है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, FSS आएगा। इसी पैटर्न पे हमने एक सवाल कर लिया था, जनवरी फरवरी जिसमें दिया था जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, इस तरीके से आगे दिए थे। तो ये सवाल जो है अगर आपने कर रखा है तो आपके दिमाग में ये पैटर्न घूम जाएगा। तो फ्राइडे सैटरडे संडे होगा, FSS ऑप्शन नंबर बी। मतलब वैसे तुम खोजते रह जाओ, क्या जुड़ गए लाली, क्या घट गए, आदमी परेशान है इसी में, लेकिन ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। क्लिक कर जाए तो एकदम इजी है, ना क्लिक करे तो फिर दिमाग मारते रहो ऐसे सवालों में। चलिए 2 अमेरिकी जा रहे हैं, वाह, एक दूसरे के बेटे का पिता है। 2 अमेरिकी जा रहे हैं, अच्छा, एक क्या है, दूसरे के बेटे का पिता है, मतलब अगर ये पत्नी हो और ये पति हो और इनका एक लल्ला हो, तो एक क्या है, दूसरे के बेटे, मतलब इसके बेटे का बाप हो जाएगा। बताओ कोई दिक्कत, समझ में आ रही कहानी। हाँ, तो क्या हो जाएगा, पिता पुत्र नहीं होगा, पति पत्नी हो जाएंगे। इसको आप ऑप्शन से कर सकते हो कि अगर पिता पुत्र जा रहे हो तो एक दूसरे के बेटे का पिता तो होगा नहीं, ऐसी माता पुत्र में नहीं होगा, पति पत्नी में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो इनको आप चारों को इमेजिन कर सकते हो, फिर प्रश्न का आंसर ले सकते हो। चलिए रूट 841 और 3279 के मध्य कितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं, तो ये होता है 29 का रूट 841, है ना, और 3279 किसका रूट होता है, ये भी देख लो एक बार, शायद 56 या 57 का होता होगा। तो इनके मध्य प्राकृतिक संख्याएं गिन लो कितनी है, 29 से 57 तक जितनी संख्याएं आएंगी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 27, है ना। वैसे भी देख लो 29 से 57 के बीच 27 ही संख्याएं होंगी, ठीक है। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा 27, ठीक है। चलो यदि x प्लस वाई का 20% बराबर ये है तो x अनुपात y, सिंपल है, जैसे कह रहा है वैसे कर दो, x प्लस वाई गुणा 20/100, x प्लस वाई का 20% कह रहा है भाई, निकाल दिया, बराबर x माइनस वाई गुणा 50/100, ठीक है। अब ये कितना हो गया, x प्लस वाई कर लो बटे x माइनस वाई, बराबर ये हो गया 1/5, तो 5 इधर जाके ऊपर चला जाएगा, 5 बटे हो जाएगा 1/2, 2 नीचे आ जाएंगे, हो गया, सिंपल है। अब इन दोनों गुणा कर लो तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2y बराबर 5x माइनस 5y। अब इनको घटा गुणा कर लो, ये जो है y इधर जाके क्या हो जाएगा, x इधर जाके माइनस हो जाएगा, y इधर आके प्लस हो जाएगा, 7y बराबर 5 में से 2 गए 3x, है ना। अब ये हो जाएगा 3 इधर आके 7/3 बराबर x बटे y, यही हमसे अनुपात पूछ रहा था, 7:3 हो जाएगा x और y का अनुपात, है ना। अब यही अगर घुमाना हो इसको तो y अनुपात x पूछ ले आपसे, ठीक है। तो ध्यान रखना फिर 3:7 होगा, x और y का अनुपात पूछा है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए एक राशि 2 वर्ष में 12.5% प्रतिवर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज 340 रुपए है, उसी दर से समान राशि पर उस अवधि के लिए साधारण ब्याज क्या होगा। फार्मूले में लगाओ आंसर मिल जाएगा। इसका मिश्र धन चक्रवृद्धि ब्याज हमें दिया है, माना मूलधन हम x मान लें, तो x प्लस ब्याज 340 चक्रवृद्धि ब्याज वाला फार्मूला होता है, बराबर मूलधन
1 प्लस आर यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 12.5 यानी 25/2 हो जाएगा, यानी नीचे 200 हो जाएगा की पावर n 2 वर्ष मानी 2, बस लगा दो, x का मान निकल आएगा। x का मान निकल आए तो साधारण ब्याज निकाल लो, इसी तरीके से लो निकाल ही देते हैं। ठीक है, साधारण ब्याज पूछा है तो लो निकाल लो। ये हो जाएगा 340 प्लस x बराबर x प्लस ये हो जाएगा 25 8 1/8, 8 एलसीएम लेंगे तो 8 ऊपर चला जाएगा, 8 और 1 9, 9/8 की पावर 2 हो जाएगा, है ना। x प्लस 340 सॉल्व कर लो इसको, इसमें क्या है ना। तरीका मैंने आपको बता दिया। ये हो जाएगा 9m x 9m 81 और 8 64। ठीक है, इधर जाके गुणा हो जाएगी 64x प्लस 340 गुणा 64, है ना, बराबर 8x गुणा 81। ये मल्टीप्लीकेशन है ना, वो कर लोगे। x का मान जब निकल आएगा तो साधारण ब्याज का फार्मूला क्या होता है, मूलधन गुणा दर आपको दी है 12.5% यानी 25/2, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100 करके इसका निकाल लोगे, 320 रुपए आंसर आएगा साधारण ब्याज। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। तो कैलकुलेशन है, तरीका आपको बता दिया, कैलकुलेशन करने में टाइम जाएगा, कोई मतलब नहीं है, आप आराम से इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए, दिए गए वृत्त का क्षेत्रफल 36 पाई है ना, तो इसको 6 बराबर भागों में बांटा गया है, चाप पी क्यू की लंबाई। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर बराबर कितना है 36 पाई, मतलब पाई से पाई कट गया, आर बराबर कितना हो जाएगा 6। बताओ बात सही है कि नहीं। अब अगर मैं इस पूरी परिधि को निकाल लूं और ये परिधि में 6 बराबर भागों में बटा है ना, 2 4 6 कितने बराबर भागों में बटा है 6। अच्छा, इन्होंने ज्यादा बांट दिए हैं, इन्होंने 2 4 8 भाग बांट दिए, नहीं 6 बराबर भागों में बटा हुआ है, इमेज ध्यान रखना। 6 बराबर भागों में बटा हुआ है तो मैं पूरी परिधि निकाल लूं, उसको 6 से डिवाइड कर दूं। परिधि क्या होती है, परिधि होती है 2 पाई आर, वृत्त की आर का मान मुझे पता है 6, 6 दूनी 12, 12 पाई जो होगी वृत्त की परिधि हो जाएगी। 6 हिस्सों में इसको बांटा है, डिवाइड बाई 6 यानी 2 पाई जो होगा वो इस चाप की लंबाई हो जाएगी, इतने वाले चाप की। ठीक है, 2 पाई। तो चाप पी क्यू की लंबाई क्या होगी, सिंपल है, हमें क्षेत्रफल दिया है, हमने आर निकाल लिया, आर निकाल के हमने पूरी परिधि निकाल ली। भाई उसको बांटा या परिधि को 6 भाग में बांटा, बात वही है। परिधि हमने बांट दी 12 पाई, 12 पाई को बांट दिया 6 भाग में, मतलब 2 पाई उस हिस्से का त्रिज्या, उसकी चाप की लंबाई हो जाएगी पी क्यू की। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, एक समकोण त्रिभुज को जिसका कर्ण 25 सेंटीमीटर है, समकोण त्रिभुज, ठीक है, तो समकोण त्रिभुज है, उसका कर्ण कितना है 25 सेंटीमीटर है। कर्ण कितना है 25 सेंटीमीटर है, कोई बात नहीं। भुजाएं 3:4 के अनुपात में है, तो कर्ण के परिता परिक्रमण कराया जाता है। अच्छा, इस प्रकार निर्मित द्विशंकु, मतलब एक शंकु ऐसे बनेगा, एक शंकु ऐसे बनेगा। ठीक है, तो इसका द्विशंकु का आयतन क्या होगा, आप कुछ मत करो, आप इन दोनों भुजाओं को निकाल लो। अब समकोण है, समकोण त्रिभुज है तो ट्रिपलेट में भुजाएं होंगी, यानी इसका स्क्वायर बराबर क्या होगा, इन दोनों की भुजाओं के स्क्वायर के। भाई समकोण त्रिभुज है तो पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगी, मतलब 25 25 625। अब 625 3:4 के अनुपात में हमें ऐसे तोड़ना है कि उनके वर्ग का स्क्वायर इतना आ जाए, तो 15 15 कितना होता है 225 और 20 20 400 लो आ गया, मतलब ये भुजा 20 होगी, ये भुजा 15 होगी, हमने मान लिया और हमारा जो है सेटिस्फाई हो गया। मतलब एक भुजा 20 होगी, एक 15 होगी। पाइथागोरस प्रमेय लगाई है मैंने, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, तो ये तीनों भुजाएं आ गई। अब शंकु का, अब क्या होगा, शंकु निकाल लो। क्या पूछा है, निर्मित शंकु का आयतन क्या है, तो आयतन क्या होगा, इस त्रिभुज का आयतन देख लो, मतलब ABC का क्षेत्रफल बना के बता देता हूं। ठीक है, ये ABCD है और ये कर्ण है, तो ABC का क्षेत्रफल हमने कैसे निकाला, 1/2 आधार मतलब AC गुणा लंब मतलब OB, इस पे लंब क्या है OB है, OB ABC, हाँ OB है, मतलब ये वाली जो लाइन है ना, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल आएगा बराबर 1/2 गुणा 1/2 गुणा AB गुणा BC। ठीक है, एक मतलब आधार गुणा लंब होता है ना त्रिभुज का फार्मूला, वो निकाल लिया, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकल आया, ABC इस वाले का वो निकल आया। ठीक है, तो 25 गुणा OB बराबर ये इसका वो निकल आया 12 सेंटीमीटर। अब द्विशंकु का आयतन क्या होता है, शंकु के आयतन का फार्मूला होता है 1/2 पाई आर स्क्वायर H। ठीक है, ये शंकु के आयतन का फार्मूला होता है। शंकु के आयतन के फार्मूले में आर कितना लगाएंगे, क्योंकि शंकु जो बनेगा वो इस फॉर्मेट में बनेगा,
ऐसे बनेगा द्विशंकु, तो शंकु की जो त्रिज्या होती है वो ये होती है, तो ये कितनी भुजा थी 25, 25/2 लगा देंगे r की जगह, और h हमारा कितना है, h हमारा हो जाएगा 12 जो हमने निकाला है, ठीक है, जो हमने निकाला है, तो हमने निकाला है 12 को हम यहां लगा देंगे तो आंसर आपको मिल जाएगा। तो और द्विशंकु है तो 2 आगे लगेगा, तो द्विशंकु का जब हमने आयतन निकाला तो 1250 पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो आपको फार्मूला पता होना चाहिए कि शंकु के आयतन का फार्मूला क्या होता है, पाई r²h। त्रिभुज से, इस समकोण त्रिभुज से कैसे मैं दोनों भुजाएं निकालूंगा, उनके आयतन बराबर करके त्रिभुज का कर्ण निकाल लूंगा, तो इस तरीके से आपको आंसर यहां मिल जाएगा कितना 1250 सेंटीमीटर क्यूब, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, चलो आगे चलते हैं, ठीक है। वैसे इसका शॉर्टकट ये होता है कि जो कर्ण होता है, कर्ण के स्क्वायर का, कर्ण का जो स्क्वायर होता है वो स्क्वायर एक शंकु के क्षेत्रफल के बराबर होता है, ठीक है, वो कर्ण का स्क्वायर एक शंकु के क्षेत्रफल के बराबर होता है, इसका शॉर्टकट होता है। तो अगर आपको शॉर्ट में बात याद रख रही हूं, दोबारा सेम पैटर्न पे सवाल आ जाए तो 625 क्या होगा, एक होगा, द्विशंकु है तो 600 दूनी 1200, 25 दूनी 50, 1250 पाई सेंटीमीटर क्यूब, ये इसका शॉर्टकट होता है। खैर, यदि x + y + y/x बराबर ये है तो x की पावर इतने के मान किसके बराबर होगा। देखो भाई, ये देखो हमसे पूछा है तब ये कितने के बराबर होगा, ये देखो अब x + y ये हमें दिया है बराबर 2, है ना, तो हमने लिख लिया बराबर 2, तब x² + y² मतलब इनको जो है एलसीएम ले लिया हमने इसका, ये 2 होगा, समीकरण बना लिया हमने, और समीकरण बना के x² - y² वाले फॉर्मूला फिट हो गया बराबर 0, मतलब x बराबर किसके होगा, y के। अब जब x बराबर कहीं भी y आ जाए तो फिर उसका मान 1 ही हो जाता है, x बराबर y मतलब x भी 1 y भी 1, इसका मतलब ये हो गया, तभी तो 0 आया। करके दिखा देता हूं, ये इक्वेशन दी है, इस इक्वेशन को x y मैंने एलसीएम ले लिया, y यहां से आया तो ऊपर x² + y² बराबर कितना हो गया 2, अब ये हो गया 2xy, तो x² + y² बराबर 2xy, इधर लाएंगे माइनस में हो जाएगा, मतलब x² + y² - 2xy बराबर 0 हो जाएगा, और ये किसका फार्मूला होता है, ये होता है x - y के होल स्क्वायर का, तो ये हो जाएगा x - y का होल स्क्वायर बराबर 0। अब x - y का होल स्क्वायर 0 है, मतलब x और y बराबर होंगे तभी तो 0 आएगा, हमने यही मान लिया x और y 0, हमने मान लिया x बराबर y बराबर 1, 0 है तो अपने आप मान 1 हो जाएगा, बात खत्म, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, x y z धनात्मक पूर्णांक किस प्रकार से है कि x अनुपात y बराबर 1/2, y अनुपात z बराबर कितना है 3/5। तो देख लो, यहां y 2 है, यहां y 3 है, दोनों को आपस में गुणा कर लो, मतलब मैंने इसको 3 से गुणा कर दूंगा तो x अनुपात y कितना हो जाएगा, x अनुपात y अनुपात z मुझे सीधा मिल जाएगा। इसको मैं गुणा कर दूंगा 3 से, तो 3 अनुपात 3 दूनी 6, और इसको जब गुणा करोगे तो 3 दूनी 6 ही आएगा, 6 हमने लिख दिया, और 2 पंजे 10, ये x y z का अनुपात हो जाएगा 3/6/10। तो हमसे क्या पूछा है, 5x - 3y + z का मान कितना होगा, तो इनका मान लगाते चले जाओ, ये इसमें लगा दो, x बराबर 3 लगाओ तो 5 × 15 - 3y का मान कितना लगाओ 6 × 18, ठीक, प्लस z का मान कितना लगाओ 10, देखो कितना हो गया, तो ये हो गया 10 15 10 25 -18, मतलब कितना हो गया 7 बचा, है ना, 7 बचा। अब इनमें से कोई ऐसी संख्या जो 7 से डिविजिबल हो वो इसका मान हो सकती है, क्यों, क्योंकि ये तो एग्जैक्ट मान थोड़ी है x y z के, ये अनुपात है, तो इनमें से जो संख्या 7 से डिविजिबल हो रही होगी वो इसका मान होगी। 7 से 180 होगा क्या, नहीं होगा, 7 से 196, 7 दूनी 14, 7 अट्ठे 56 हो गया, 200 भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, है ना। तो इस प्रकार के प्रश्न अगर आपको दिए हुए x y z का अनुपात दिया हो, समीकरण सॉल्व करके मान पूछे तो मान निकाल लो सिंपल जो दिया हुआ हो, और उसको ऑप्शन से डिविजिबल करके देख लो, जिससे डिविजिबल होगा वहीं से आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। यदि बहुपद ये दिया है कि गुणनखंड x - 2 है तो इसके अन्य गुणनखंड क्या होंगे, भाग कर लो, कैसे भाग करते हैं देख लो, x - 2 से मैंने भाग किया इस वाली पूरी को, ठीक है। ये थोड़ा टफ है, अगर आप पे भाग देना आता है तभी आप इसको समझ पाओगे, मैं कोशिश कर रहा हूं इसको समझाने की। आपने x - 2 से भाग दिया, ठीक है, तो x - 2 को x³ बनाने के लिए आप x² से गुणा करोगे, आपने x² से गुणा कर दी तो ये कितना हो गया, x² से गुणा करी तो ये हो गया x³ और ये हो गया 2x², ठीक है, हमने ये कर लिया। अब हमने क्या करा, इनको माइनस किया, इसको माइनस जब करेंगे, इसको लो मैं अलग से करके बता देता हूं, थोड़ा टाइम जाएगा लेकिन ठीक है, अब है ना, क्या है x की घात 3
प्लस 4x² प्लस -3x माइनस 18। तो हमने क्या करा, सबसे पहले मैंने x को x³ बनाने के लिए x² से गुणा करनी पड़ेगी, गुणा करी, इन दोनों की गुणा होगी तो x² और ये कितना हो जाएगा -2x² हो जाएगा। हम इनको घटाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा और घटाएंगे तो ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा। क्या बचेगा, नीचे बचेगा ये तो ये कट जाएंगे और ये दोनों प्लस हो गए तो 6x² बच गया। 6x² माइनस अगली संख्या ले लेंगे 3x। अब x को 6x² बनाने के लिए मुझे किससे गुणा करनी पड़ेगी सर, 6x से आपको गुणा करनी पड़ेगी प्लस के, तो प्लस के 6x से मैंने गुणा कर दी। अब 6x से जब दोनों की गुणा होगी तो 6x ये हो जाएगा 6x² माइनस ये कितना हो जाएगा 2 छिक्का 12x। अब जब इनको घटाऊंगा तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये दोनों कट गए। अब ये प्लस का है ये माइनस का है, मतलब घटेंगे इसमें से, यहां कितना रह जाएगा 9x माइनस 18 मैंने अगला उतार लिया। अब x से 9x बनाने के लिए मुझे किससे गुणा करनी पड़ेगी सर, आपको गुणा करनी पड़ेगी 9 से। मैंने 9 से गुणा कर दी, ये हो गया 9x। अब 2 की गुणा हुई तो माइनस 18 हो गए, ये हमने फिर घटाया, ये माइनस प्लस हो गया, तो ये प्लस का ये माइनस का ये दोनों कट गए, ये दोनों कट गए, मतलब 0। तो इसका एक गुणनखंड क्या आ जाएगा, इसका एक गुणनखंड आ जाएगा ये x² प्लस 6x प्लस 9। तो ये जब गुणनखंड आया तो अब सीधे सीधे हमें ये गुणनखंड दिया नहीं है तो क्या आया है x² प्लस 6x प्लस 9 बराबर हम इसको 0 मानेंगे और इसको सॉल्व इस तरीके से करेंगे। ये समीकरण अगर आपको सॉल्व करनी आनी चाहिए, ऐसा कोई वो लाएंगे जिनकी गुणा तो आए 3 और जिनका टोटल आए 6, क्योंकि सब प्लस में है। तो x² प्लस मैं कर दूं 3 प्लस 3 तो 3 3 9 होते हैं और 3 और 3 6 होते हैं, प्लस x प्लस 9 बराबर 0। इसको सॉल्व कर लिया, x² प्लस 3x प्लस 9 बराबर 0। यहां से कॉमन आ गया x, ये हो जाएगा x प्लस 3, यहां से कॉमन आ गया 3 तो ये हो जाएगा x प्लस 3, ठीक है, मतलब 1 बराबर x प्लस 3 और x माइनस 3 जो है इसमें आंसर हो जाएगा, x प्लस 3 आंसर हो जाएगा, मतलब 1 जो होगा x बराबर x प्लस 3 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो एक गुणनखंड x माइनस 2 है, एक x प्लस 3 है, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है ना। आप बेसिकली अगर नहीं कर पाओगे तो शॉर्टकट कैसे क्रिएट करोगे, इसलिए थोड़ा सा टाइम लगा के इसको समझ लो। ऐसे सवाल भी पेपर में आपके आ ही रहे हैं एकाध तो आराम से सही सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। एक घड़ी बेचते समय दुकानदार ने उसके अंकित मूल्य पर 5% की छूट देता है। यदि वह 10% की छूट दे दे तो उसके लाभ में 25 रुपए कम प्राप्त होते हैं। मतलब पहले 5% चाचा छूट दे रहे थे, 10% दे दी, मतलब 5% एक्स्ट्रा दी तो वो किसके बराबर हुई 25 रुपए के। अंकित मूल्य पूछा है, 5% बराबर 25, 100% बराबर 25 गुणा 100 बटे 5, 5 पंजे 25, अंकित मूल्य बराबर 500 रुपए। क्योंकि अंकित मूल्य कितना होगा 100% होगा, उसी पे तो छूट दे रहे हैं, इसी वजह से गड़बड़ हुआ है, मतलब ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। ठीक, चलो आगे चलते हैं। एक परीक्षा में एक छात्र को सफल होने के लिए 45% अंक चाहिए, प्राप्त कर रहे हैं, वह केवल 50 अंक प्राप्त करता है, मतलब 45% चाहिए, 50 अंक उसे मिले, लेकिन 4 अंकों से असफल हो गया। मतलब उसके अगर 54 नंबर होते तो वो पास हो जाता, और वो कितने के बराबर होते 45% के बराबर। यही तो हमसे पेपर कह रहा है, 45% चाहिए, 50 मिले, 4 से फेल हो गया, मतलब 54 नंबर होते तो भाई साहब पास हो जाते। तो 45% बराबर 54, 100% बराबर निकाल लो। पूर्णांक हमसे पूछा है, अधिकतम अंक क्या है, तो 54 गुणा 100 बटे 45, 9 से कटेगा 9 पंजे 45, 9 छिक्का 54, 5 से 1 काटो 20, है ना, 2 छिक्का 12, 120 नंबर का पेपर है टोटल, ठीक है। 120 में से 54 नंबर चाहिए थे, भैया जी के आए 50, भैया जी गॉट फेल्ड, ठीक है। चलो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। एक कार्य को 10 औरतें 7 दिन में पूरा कर रही हैं, उसी कार्य को 10 बच्चे 14 दिन में पूरा कर रहे हैं, तो इस कार्य को 5 औरतें और 10 बच्चे कितने दिन में पूरा करेंगे। देखो 10 बच्चे ही अगर करते तो 14 दिन में करते, अगर अकेले 10 बच्चे करते 14 दिन में, सिंपल है, इसमें बहुत दिमाग नहीं लगाना है, मैं आपको तरीका बता रहा हूं। और 5 औरतें हैं, 10 औरतें 7 दिन में कर रही हैं तो 5 14 दिन में करती हैं, अगर 5 औरतें ही केवल करती तो 14 दिन में। अब 14 दिन में ही 5 औरतें करती, 14 दिन में ही 10 बालक करते, दोनों मिल गए, मतलब इफिशियंसी डबल हो गई, दिन रह जाएंगे आधे, दोनों मिलके काम कितने दिन में करेंगे 7। बजाओ ताली, कोई फार्मूला नहीं लगाया, कोई कुछ नहीं लगाया, आंसर मिल गया। ऐसे भी सवाल किया जा सकता है जो सरल हो, उसमें समय भी आपको बचा लेना है अपना चालाकी से, ठीक। नहीं समझ में आया हो एक बार बैक करके दोबारा देख लो। चलो आगे चलते हैं। यदि x और y धन पूर्णांक किस प्रकार है कि x² माइनस y² बराबर 13,
एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 13, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान संभव होगा। अब धन पूर्णांक है, दो ऐसी संख्याएं देखो। अब देखो मैं स्क्वायर देखना शुरू करता हूं। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, नई बात बनेगी। 5 का स्क्वायर 25 और 3 का स्क्वायर 9, 25 में से 9 गए बचेंगे 14, नई बात बनेगी, है ना। तो संख्याएं क्या होंगी, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है। फिर मैं ऐसी दो कोई संख्याएं देख लूंगा जिनका मतलब 13 आएगा, ठीक है। चलो तो उस हिसाब से आपको आंसर मिल जाएगा, तो इनका मान होगा। फिर ऐसे आगे देखते चले जाओ। 7 सत्ते 49, पचम 25, 49 में से 25, 6 छंग 36 लो। 49 में से 36 घटाओगे कितने बच जाएंगे 13, मतलब एक संख्या होगी 7, एक संख्या होगी 6। जोड़ दो दोनों को, 7 सत्ते 49 प्लस 36 कितना हो जाएगा 85, मिल गया आंसर 85, ठीक है। तो ऐसे सोच के भी आप आसानी से सवाल को हल कर सकते हैं। आगे चलते हैं, अगला सवाल देखते हैं। एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 24 और 32 सेंटीमीटर है। समचतुर्भुज की भुजा की क्या लंबाई होगी, पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लेंगे। समचतुर्भुज क्या होता है, ये है ना। एक विकर्ण की लंबाई कितनी है 24 है, ये 32 वाला ये बड़ा वाला होगा 32 है। एक विकर्ण की लंबाई कितनी है 24 है, और विकर्ण जब दोनों को प्रतिच्छेद करते हैं तो दोनों को आधा आधा कर देते हैं। देखो भाई आधा आधा करा, मतलब इसकी लंबाई कितनी रह गई 12, इसकी लंबाई कितनी हो गई 16। अब ये क्या बन गया, समकोण त्रिभुज। समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण त्रिभुज पर प्रतिच्छेद करते हैं। ये हो गया आधार, ये हो गया लंब, और कर्ण हमें निकालना है। 12 का स्क्वायर 144, 16 का स्क्वायर हो जाएगा, जोड़ लेंगे। ये देख लो 256, दोनों को जोड़ा आ गया 400, 256 आ गया 400, 400 को अंडर रूट कर दो, 20 आ जाएगी एक भुजा की लंबाई। समचतुर्भुज की भुजाएं चारों समान होती हैं, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। एक अर्धगोला और एक शंकु समान आधार बनाते हैं, उनकी ऊंचाइयां भी समान है, तो उनके वक्र पृष्ठों का क्या अनुपात होगा। सिंपल है, फार्मूला लगाओ आंसर पाओ। देखो दोनों की ऊंचाइयां समान है, मतलब h और r बराबर हो जाएगा, मतलब शंकु जो है और गोला जो है, तो दोनों की ऊंचाई समान है, तो मतलब इसकी हाइट और इसकी r दोनों बराबर होगी, ये मतलब है, ठीक है। चलो तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई L बराबर क्या होती है h, मतलब शंकु की तिर्यक ऊंचाई, ये वाली शंकु की जो ऊंचाई होती है ये क्या होती है, ये वही समकोण बनता है, तो इन दोनों के वर्ग का आधा होती है। और दोनों h और r सेम है, h और r सेम है, तो यह हो जाएगी r√2। अब अभिष्ट अनुपात क्या हो जाएगा, अर्धगोले के वक्र पृष्ठ बटे शंकु का वक्र पृष्ठ। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ होता है 2πr स्क्वायर, और शंकु का वक्र पृष्ठ होता है πrl। 2πr स्क्वायर πrl का मान निकाल दिया, अनुपात क्या आ जाएगा √2 अनुपात 1। तो आपको पता होना चाहिए कि शंकु का वक्र पृष्ठ πrl होता है, और अर्धगोले का वक्र पृष्ठ यानी पूरे गोले का वक्र पृष्ठ तो क्या होता, पूरे गोले का वक्र पृष्ठ होता है 4πr स्क्वायर, तो अर्धगोले का 2πr स्क्वायर होगा। उस हिसाब से हमने आंसर निकाल लिया √2 अनुपात 1, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। एक कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 12, 4 और 3 मीटर है। कमरा है, एक आदमी इस कमरे में 14, 12 और 13 और 15 मीटर की लंबी छड़ों को रखना चाहता है। इस कमरे में अधिकतम कितनी छड़ रख सकता है, इन चारों में से कौन कौन सी रख सकता है। तो देखो कमरा कोई भी मान लो आपका ये कमरा है, तो इसमें छड़ आप अधिकतम कितनी रख सकते हो, विकर्ण के बराबर। और इसका घन का विकर्ण का फार्मूला होता है अंडर रूट तीनों का स्क्वायर, तो 12 12 में 144 प्लस 4 चौक 16 प्लस 3 3 9, जोड़ लो कितने हो गए 25, और ये कितने हो गए 25, 169 हो गए, है ना। 169 हो गए, मतलब उसका विकर्ण कितना हो गया, विकर्ण हो गया उसका 13, विकर्ण हो गया 13। अब यानी 12 वाली उसमें रखी जा सकती है, जैसे ये है मान लो मैं इसमें इतना लंबा कर सकता हूं विकर्ण स्वरूप में, ठीक है। तो उसमें 12 वाली छड़ रखी जा सकती है, 13 वाली रखी जा सकती है, मतलब 2 छड़ उसमें रखी जा सकती है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, ठीक है। चलिए x1 और x2 का माध्य 7.5 है, x1 x2 x3 का माध्य 8 है, तो x3 का मान क्या होगा, यह हमसे पूछा है। देखो भाई अब मान लो इनका माध्य 7.5 है, मतलब ये भैया भी 7.5 थे, ये भैया भी 7.5 थे, और ये भैया भी 7.5 हैं। लेकिन भैया कह रहे हैं कि हम 7 ना है, हम 8 हैं, मतलब तीनों में कितना बढ़ा 1.5 बढ़ गया। किसकी वजह से बढ़ गया, x3 की वजह से। तो x3 का मान क्या होगा, दोनों को जोड़ दो, x3 होगा 9 का, 9 की वजह से क्या हुआ, तीनों का मान बढ़ गया, मतलब 7.5 तीनों का हो गया। बाकी आप ऐसे भी निकाल सकते हो एवरेज इन दोनों का, मतलब ये दोनों कितने हैं 7 दूनी 15 हो जाएगा, तो हम एवरेज निकालेंगे x1 प्लस x2 प्लस x3, है ना।
बटे 3 बराबर 8। अब इन दोनों का हमने 7.5 किए तो 15 प्लस x3 बटे 3 बराबर 8। फिर आप करोगे 8 3 24, x3 बराबर 24 माइनस 15 मतलब 9। ऐसे भी निकाल सकते हो या जैसे मैंने बताया वैसे भी निकाल सकते हो। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। यदि प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं की माध्यिका और माध्य क्रमशः m और n है तो m क्या बड़ा होगा? देखो भाई, प्रथम 10 अभाज्य संख्याएं हैं, निकालनी शुरू कर दो, है ना। 10 अभाज्य संख्याएं, पहली होती है 3 के बाद जो है 5, 7, 9 होती है 11, है ना। तो इस तरीके से अभाज्य संख्या निकाल लोगे। माध्यिका कैसे निकालते हैं? 10 संख्याएं आएंगी तो आप पांचवी और छठी संख्या को जोड़ के बटे 2 कर दोगे, माध्यिका निकल आएगी। और ऐसे ही आप माध्य कैसे निकालोगे? सबको जोड़ के 10 से भाग कर दोगे, माध्य निकल आएगा। तो इस केस में जो होता है, जो m यानी जो माध्यिका होती है वो छोटी होती है किससे? माध्य से, समांतर माध्य से। क्यों? क्योंकि उसमें आगे की संख्याएं भी जुड़ गई और उसमें नहीं जुड़ी, तो इसलिए माध्यिका जो होगी वो छोटी होगी समांतर माध्य से। हमेशा याद रखना, अगर आपको ये बात भी याद है कि किसी समान संख्याओं की माध्यिका माध्य से छोटी होती है, दिखने में बड़ी है छोटी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। इसका बहुलक क्या है? बहुलक क्या होता है? जो संख्या ज्यादा बार आ रही हो, 7 दिख रहा है मुझे ज्यादा बार, 1 2 3 4 5 बार 7 है। अब देखो और कोई संख्या क्या 5 बार है क्या? 6 कितनी बार है? 1 2 3 बार है, नहीं। तो क्या हो जाएगा? बहुलक क्या हो जाएगा? 7। जो संख्या ज्यादा बार आ रही हो दैट इज बहुलक। आगे चलते हैं 7। चलो, एक पाई चित्र में विभिन्न मदों का अनुपात किसके समानुपाती होता है? पाई चित्र मतलब ये, पाई चित्र मतलब ये। अब इसमें मान लो ये है, ये है, ये है, ये है, तो ये जो अनुपात है ये किसके बराबर होते हैं? तो अंशों के क्षेत्रफल के नहीं, अंशों के कोणों के नहीं, अंशों के वक्र चापों की जो लंबाई होती है उसके अनुपात में ये चीज होती है। मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? तो इस हिसाब से ये तो आपकी समझ में आएगा। चलिए कर लेते हैं इसको सॉल्व। तो अंडर रूट का क्या मान पूछा है? बराबर क्या हो जाएगा? 4 गुणा 19, है ना। तो अंडर रूट बराबर हो जाएगा 19 चौका 56, मतलब 20 चौक 80, सॉरी 19 चौक 76, माफ कीजिए 56 लिख दिया, 76। अब ये दोनों तरफ स्क्वायर कर लो तो प्रश्नवाचक चिन्ह हो जाएगा, 76 का स्क्वायर हो जाएगा, 76 का स्क्वायर कर लो, कितना होगा? 6 छंग 36, 6 3 6 7 छंग 42 और 3 45 हो गया। फिर 7 छंग 42, 2 7 7 49, 2 51, आंसर कितना हो जाएगा? 6 7 5, यानी 5576। देखो कहां है? 5776, है ना। कुछ मिस्टेक मुझसे हुई है, ऑप्शन नंबर सी 5776 हो जाएगा, ठीक है। 5776 ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला देख लेते हैं। यदि प्लस का अर्थ गुणा है, माइनस का अर्थ भाग है, गुणा का अर्थ घटा है और इसका अर्थ ये है, कल ले जो अर्थ कह रहा है क्या क्या है? 4 है, 8 है, 2 है, फिर 2 है, फिर 4 है। अब ये क्या कह रहा है? भाग का अर्थ क्या है? का अर्थ भाग, गुणा का अर्थ ये और भाग का अर्थ प्लस है, तो इसकी जगह लगाओ प्लस। फिर क्या कह रहा है? भाग का अर्थ प्लस है, ठीक है। फिर कह रहा है माइनस का अर्थ क्या है? माइनस का अर्थ है भाग, तो यहां लगाओ भाग, ठीक। फिर हो गया। फिर क्या कह रहा है? गुणा, तो गुणा का अर्थ है माइनस, तो मतलब यहां लगाओ माइनस, और प्लस, प्लस का अर्थ है गुणा, यहां लगा दो गुणा। बोर्ड मास से सॉल्व कर लो, BODMAS, मतलब सबसे पहले क्या होगा? मल्टीप्लीकेशन होगा, पहले डिवाइडेशन होगा, तो ये हो जाएगा 4 प्लस ये हो जाएगा 4 माइनस 2 गुणा 4, फिर होगी गुणा, तो 4 प्लस 4 माइनस 4 दूनी 8, है ना। तो मान क्या हो जाएगा? अपने आप 0 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ये दोनों जुड़ जाएंगे, 4 4 8, ये माइनस है, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रकार 2018 के मैथ रीजनिंग के 42 सवाल थे। आप आराम से अगर PYQ किए हुए हैं ना, 30 सवाल तो भाई आराम से मजे में हंसते हंसते सॉल्व होंगे, ठीक है। तो इनको अच्छे से देखते रहिए, जब भी समय मिला करे, जब भी कुछ देखने का मन ना किया करे, तब आप उठा के एक सीसेट की वीडियो देख लीजिए। 12 से 23 में पूरी कराऊंगा, यार 18 की मैंने पूरी करा दी है, 3-4 साल के और रह गए हैं, उनको भी आराम से कर लेंगे, ठीक है। बाकी वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट के माध्यम से जरूर बताया करिए, है ना। बाकी वीडियो को लाइक साझा जरूर कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। परीक्षा आपकी निकट है, जितना हो सकता है रिवीजन करिए, जितना हो सकता है प्रश्नों की प्रैक्टिस कीजिए, नई चीज पढ़ने से बचे, है ना। कवर अप कर लें, अगर आपने एक बार पढ़ा है तो उसको रिवाइज कर लें, है ना। चलिए, तो मिलता हूं आपसे फिर किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।